दोस्तों आज पेश है भयानक घाटी। ये कवच चित्र है दोस्तों। भयानक घाटी नामक भयानक घाटियों के मध्य में बसी एक शैशाक नगरी थी। वहाँ का राजा अग्निदेव व सैनिक बहुत ही पराक्रमिक, बुद्धिमान, दिलेर, युद्ध करने में उनका कोई सानी नहीं था। भयानक घाटी अपने आप में एक मजबूत किला था। उसे के भीतर प्रवेश पाना कोई आसान कार्य नहीं था। यही कारण था जिस किसी देश ने उस पर आक्रमण करने की कोशिश की वह मुंह की खानी पड़ी। भयानक घाटी का राजा की प्रजा बहुत सुखी थी से रह रही थी तथा अपने बहादुर राजा का बहुत आदर करती थी। महाराज अग्निदेव की जय हो। क्योंकि भयानक घाटी में काफ़ी वर्षों से न कोई आक्रमण हुआ, न कोई उसने किसी अन्य देश पर आक्रमण करने की कोशिश की, इसलिए लोग बाग पूरे का ध्यान अपने कामकाज और व्यापार में केंद्र था। लेकिन एक दिन भयानक घाटी के सेनापति उग्रसेन राजा अग्निदेव के पास पहुंचा। महाराज की जय हो। आइए सेनापति जी, यहाँ विराजिए, आने का कारण बताइए। महाराज, मैं आपसे यह कहने आया हूँ कि कई वर्षों से हमारे सैनिक ने युद्ध किया है, न ही कोई युद्ध का अभ्यास, क्योंकि ऐसा मौका ही नहीं आया। तो इसमें परेशान होने की क्या बात है सेनापति जी, यह तो अच्छी बात है। यही कारण है कि कई वर्षों से हमारे देश में अमन चैन है। आपका कहना अपनी जगह उचित है महाराज, लेकिन मैंने कई आपका वर्षों नमक खाया है और आपकी सेना का नायक हूँ। मैं अपने कर्तव्य को अच्छी तरह जानता हूँ, इसलिए जानबूझकर अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहता और मैं आपको आने वाले किसी बुरी स्थिति से संचेत कर देना चाहता हूँ। सेनापति जी, आप पहलियाँ न बुझाकर जो कुछ कहना साफ साफ कहें तो सुनिए महाराज। कई वर्षों से युद्ध न करने से उनका अभ्यास करने का कारण हमारी सेना प्रतिदिन नकारा और आलसी होती जा रही है। वह दिन रात ऐसो आराम राग रस में डूबी रहती है। अब ऐसी स्थिति आ गई है, सैनिक अपने अस्त्र शस्त्र उठाना बोझ मालूम पड़ने लगा है। यानी एक प्रकार से यह कहा जाए कि हमारी सेना हथियारों की जंग लग चुका है। कोई अनुचित नहीं होगा। और अगर आप में किसी शत्रु देश ने हमारे पर आक्रमण कर दिया तो महाराज हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। शत्रु देश हमारा नाश कर देगा। ऐसे में हमारी दुर्बलता का पूरा फायदा उठा जा सकता है महाराज। ओह, मैं आपको भविष्य के प्रति सचेत कर रहा हूँ महाराज। अब आप उचित समझे वैसी आज्ञा दें। सेनापति जी, मैंने सोच लिया है, आज से सैनिकों को युद्ध अभ्यास कराएं। हम उनके हथियारों का जंग उतारने के लिए स्वयं किसी देश से युद्ध का ऐलान करेंगे। जो आज्ञा महाराज। अब आज्ञा दीजिए। सेनापति उग्रसेन वहाँ से चला गया और उसके अगले ही दिन सेना ने युद्ध अभ्यास करने का आदेश दे दिया। लेकिन सैनिक यह सोचकर उन्हें किसी दुश्मन देश से युद्ध करना खूब जोश खरोश से युद्ध अभ्यास करने लगे। सैनिकों को युद्ध अभ्यास करते हुए 2 महीने हो गए, लेकिन महाराज ने अभी तक किसी देश से युद्ध करने का ऐलान नहीं किया। क्या बात है, कहीं महाराज ने मेरी बात भुला बैठी? मुझे इसी समय मिलकर महाराज से बात करनी चाहिए, कहीं सैनिकों को युद्ध अभ्यास बेकार न चला जाए। सेनापति उसी समय राजा से मिले और अपने आने का कारण बताया। सेना की तैयारी सुनकर सेनापति जी, आपसे मुख से यही सुनना चाहता था कि हमारी सेना युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार है। हमें फैसला कर लिया है, अब हम एक एक करके अपने पड़ोस के सभी देशों पर आक्रमण करेंगे और विजय कर उन्हें अपने देश की पताका फहराएंगे। और मुझे विश्वास है सेनापति जी, एक दिन वह आएगा जब चारों दिशाओं में हमारे देश की पताका लहराती दिखाई देगी। यह हमारे लिए बहुत खुशी और गर्व की बात है महाराज। कहिए, पास के देश सुंदर नगरी पर हम कब आक्रमण करना है? सुना है आजकल वहाँ का राजा अपनी फौज की ताकत का खूब इतरा रहा है। राजा अग्निसेन कुछ कहने जा रहा था कि उसकी पुत्री राजकुमारी चंद्र कुमारी वहाँ पहुँची। नमस्कार राजकुमारी। नमस्कार सेनापति जी, आओ बैठो बेटी। पिताजी, क्या मैं यह पूछने की दुष्टता कर सकती हूँ कि सेनापति जी के साथ किस महत्वपूर्ण सिलसिले में बात हो रही है? यह बात तुम्हें सेनापति जी बताएंगे। फिर राजा के कहने पर सेनापति ने राजकुमारी को सारी बात बता दी। जब वह चुप हुआ तो राजा बोला, इसलिए बेटी हमने फैसला कर दिया, कल सूर्योदय की पहली किरण के साथ हम पड़ोसी
देश सुंदर नगरी पर आक्रमण करेंगे और सर्वप्रथम उसी पर विजय हासिल करेंगे। ही। क्या बात है बेटी, हमारी बात सुनकर हंसी क्यों? लगता है राजकुमारी जी हमारी सेना की तैयारी बहादुरी पर शक है, इसलिए आप मुझे गलत समझ रहे हैं पिताजी। दरअसल मेरे हंसने का कारण सुंदर नगरी तो बहुत शांति प्रिय है, कम से कम जोर देश उससे चूहा का राजा भी जीत सकता है। बहादुरी की बात तो आपके लिए तब होगी जब आप शक्तिशाली देश से युद्ध करके उस पर विजय हासिल करेंगे। तब आप बताइए राजकुमारी, वह शक्तिशाली देश कौन सा है? हम सबसे पहले उसी देश पर फतह हासिल करेंगे। उस देश का नाम केवल महल में रहते मैं कैसे बता सकती हूँ सेनापति, परंतु मैं विश्वास के साथ कहती हूँ कि पृथ्वी पर ऐसे बहुत से देश होंगे। किंतु बेटी फिर भी हम यह कैसे पता लगाएंगे कि पृथ्वी पर कौन सा देश शक्तिशाली देश है? पिताजी यदि आप आज्ञा दें तो एक राय आपके सम्मुख पेश करूं। हाँ राजकुमारी जी, आपकी राय आवश्यक है। हाँ बेटी अवश्य। तो सुनिए, आप जानते हैं कि धनुर्विद्या में यदि किसी वीर से वीर धनुर्धारी से बढ़कर नहीं, उसमें कम भी नहीं हूँ। और मेरे पास पहुँचे महात्मा द्वारा दिए गए 101 सुनहरी तीर भी हैं, जिसे मंत्र पढ़कर मैं इच्छा अनुसार किसी के कार्य के लिए छोड़ा जा सकता है। वे अमृत तीर है, यदि उन्हें किसी फौज या व्यक्ति पर छोड़ा जाए तो उसके प्राण घातक वारों से बच नहीं सकता। अतः मेरी राय है इस कार्य के लिए उन अमोद तीरों का प्रयोग करूं। उन अमोद तीर अश्वमेघ यज्ञ के समान कार्य करेंगे, यानी कि उन तीरों पे एक एक करके चारों दिशाओं में फेंकूंगी। तीर जिस दिशा में जाकर गिरेगा सेनापति जी और सेना उसी युद्ध के लिए ललकारना होगा। यानी कि उस देश को राजा उस तीर को वापस करने के लिए इनकार कर दे तो उसे युद्ध करना होगा। यदि वापस कर दे तो इसका यह अर्थ होगा बिना युद्ध किए हमारी गुलामी स्वीकार है। बस इस तरह पिताजी आपकी विश्व विजेता बनाने की इच्छा पूरी हो जाएगी और हमारी सेना हथियारों में जंग बेसाप हो जाएगा। वाह राजकुमारी, क्या तरकीब सुझाई है आपने, आपकी राय पसंद है। परंतु बेटी सेनापति जी एक बात ध्यान से दे। वह क्या पिताजी? हम चारों दिशा में कोई ऐसा देश भी होगा जो हमसे ज़्यादा ताकतवर और उन्नतिशील होगा। ही तुम फिर हंसी। पिताजी आप दूसरी अवस्था में भी शायद घाटे में न रहेंगे और सेना की चिंता के साथ साथ एक और भारी चिंता आपके सिर से दूर हो जाएगी, मेरे विवाह की चिंता। आप उस देश के शक्तिशाली राजा उसके युवराज से मेरा विवाह करके न केवल चिंता मुक्त हो जाएं बल्कि शक्तिशाली देश के मित्र समधी भी बन जाएंगे। वाह, बहुत खूब बेटी, बहुत खूब। तुमने तो वास्तव में मेरे दिल की बात कह दी। सच्चाई है कि मैं गत साल में तुम्हारे विवाह के लिए चिंतित हूँ। आपकी राय अति उत्तम है राजकुमारी, हम आपका सुझाव पसंद आया। कृपा करके आप बताइए किस दिशा में तीर कब छोड़ेंगी? मैं कल सुबह सर्वप्रथम पूर्व की ओर पहला तीर छोड़ूंगी। आप अपनी सेना को महल के सामने तैयार रखना का आदेश दीजिए। मेरे तीर छोड़ने से तीर का पीछा करिए, जैसे मैंने आपको बताया है वैसा करेगी। मैं स्वयं अपनी सेना का नेतृत्व करूंगा राजकुमारी। अच्छा, आप मुझे आज्ञा दीजिए। जाइए सेनापति और युद्ध की सेना को तैयार रहने का आदेश दीजिए। सेनापति के जाने के बाद राजा राजकुमारी कुछ देर अन्य विषयों में बातचीत करते रहे। उसके पश्चात अपने कमरों में चले गए। अगले दिन भोर की पहली किरण के साथ राजकुमारी चंद्रमुखी अपने पिता के साथ अपना धनुष और सुनहरा तीर लेकर महल के सबसे ऊंचे बुर्ज पर पहुंची। महल के सामने मैदान में भयंकर से भयंकर जानवरों और पक्षियों पर सवार थल और हवाई सेना उपस्थित थी। उसका नेतृत्व सेनापति उग्रसेन कर रहा था। राजकुमारी जी, सुनहरा तीर छोड़ो, हमारी फौज प्रस्थान करने के लिए तैयार है। राजकुमारी ने धनुष पर चमकदार सुनहरा बाण चढ़ाया और माथे पर लगाकर मंत्र पढ़ने लगी। उसके बाद उसने पूर्व की ओर वह तीर छोड़ा। सुनहरी तीर का पीछा करो। तुरंत हवाई और थल सेना तीर का पीछा करने लगी। काफ़ी देर तक सेना उस तीर का पीछा करती रही। वह तीर एक देश
के राज दरबार में राजा काल भैरव के पैरों के पास जाकर भूमि पे धंसा। ओह सुनहरा तीर! ओह यह तीर कहाँ से आया? यह किसने महाराज की जान लेने की कोशिश की? कौन है गुस्ताख जिसने यह तीर चलाने की हिम्मत की? महाराज यह तीर किसी ने नहीं चलाया, बल्कि यहाँ से बाहर आया है। सिपाहियों जाओ देखो गुस्ताख कौन है, तुरंत पकड़कर हमारे सामने पेश करो। जो आज्ञा महाराज। तभी ठहरिए महाराज, आपको सुनहरा तीर चलाने वाले की तलाश में कहीं भेजने की आवश्यकता नहीं। इस तीर का जवाब लेने और देने के लिए मैं हाजिर हूँ। कौन हो तुम और क्या चाहते हो? इस तीर को यहाँ फेंकने का क्या अर्थ है? महाराज मैं भयंकर घाटी का तुच्छ योद्धा हूँ। यह तीर हमारे महाराज अग्निदेव की ओर से आपके लिए देश में छोड़ा गया है। यदि आप इस तीर को हमें वापस कर दें तो इसका मतलब होगा कि आप लड़ाई लड़े बिना अपने महाराज से हार मान ली और हमारा गुलामी स्वीकार कर ली। यदि आप यह तीर वापस नहीं करते तो आपको हमारी फौज से युद्ध करना होगा, फिर चाहे जिसकी जीत चाहे जिसकी हार हो। ओह तो यह बात है। हाँ महाराज, अब मुझे आपके फैसले का इंतज़ार है। आपके इनकार करने पर हमारी फौज आपकी सीमा पर युद्ध करने के लिए तैयार खड़ी है। हमारे राजा की गुलामी मंजूर नहीं तो युद्ध करोगे। सेनापति युद्ध की तैयारी की जाए, हम अपने दुश्मनों का मुंह तोड़ जवाब देंगे। जो क्या महाराज। तो ठीक है महाराज, आपका निर्णय मैं अपने सेनापति जाकर सुनाता हूँ। योद्धा वापस लौटा और सेनापति को सारी बात बताई। सेनापति उग्रसेन ने जाकर कह सुनाई। सेनापति उसी समय सेना को तैयार करने का आदेश दे दिया। अगले दिन भोर की पहली किरण के साथ दोनों देशों में भयंकर युद्ध छिड़ गया। उस भयंकर युद्ध में कई दिन तक चला, लेकिन अंत में हार उसी राजा की हुई, काल भैरव की हुई। हमारी आत्मसमर्पण करते हैं। राजा काल भैरव बैकबंदी बना लिया गया और उस देश के किले पर भयंकर घाटी का पताका लहराने लगी। सेनापति अपनी सेना के साथ वापस अपने देश लौट आया और खुशखबरी राजा अग्निदेव को सुनाई। श्री गणेश, अच्छा हुआ सेनापति जी। अब आप 2 दिन बाद फिर युद्ध करने के लिए इंतजार रहिए। जो आज्ञा। 2 दिन बाद आराम करने के बाद राजकुमारी ने दूसरा तीर पूर्व दिशा की ओर छोड़ा और सेनापति के साथ फौज उसका पीछा करा। वह तीर एक दूसरे देश के राजा के सिंहासन में जाकर गड़ गया। जब भयंकर घाटी का दूत वहां पहुंचा तो तीर को छोड़े जाने का अर्थ बताया। हम हमारी गुलामी बजाय मरना पसंद करेंगे, जैसी आपकी इच्छा। और उस देश में भी भयंकर युद्ध हुआ। कई दिनों तक युद्ध के पश्चात इस बार भी जीत भयंकर घाटी की हुई। हा, राजा बंदी गृह में डाल दो और किले पर हमारा विजय पताका फहरा दो। जो आज्ञा सेनापति जी। इसी तरह राजकुमारी ने पूर्व की दिशा में अनेक तीर छोड़े। उनके तीर जाकर गिरे। उन्हें अनेक देश के राजाओं को युद्ध करके हार मानी। तो किसी राजा ने भयंकर घाटी की शक्ति से भयभीत होकर अपनी गुलामी स्वीकार कर ली। हमें राजा अग्निदेव की गुलामी स्वीकार है। आज से आज्ञाकारी सेवक है, उसकी हर आज्ञा का पालन करना मेरा कर्तव्य है। ऐसा निर्णय लेकर आपने बुद्धिमानी का परिचय दिया महाराज। अब मैं चलता हूँ। इस तरह 1 वर्ष में अग्निदेव की सेना ने एक एक करके पूर्व, दक्षिण और पश्चिम मौजूद सभी देशों पर विजय कर ली। हा। गंगापुर, स्वरमगढ़, कलिका, राजनपुर, चांदनी, भैरवगढ़। हम तुमसे अति प्रसन्न है सेनापति। आज तीनों दिशाओं में सैकड़ों देश पर हमारा देश की पताका लहरा रही है। बस महाराज, अब हमें उत्तर दिशा की ओर चढ़ाई करनी है। बाद में आप विश्व विजय प्रतापी सम्राट कहलाएंगे। हमें विश्वास है सेनापति जी, आप हमारी सेना को उत्तर राज्यों पर भी विजय हासिल करके हमें विश्व सम्राट बनाने का गौरव प्रदान करेंगे। अवश्य महाराज, बस हमें आपकी आज्ञा का इंतजार है। हम हुक्म कीजिए, हम उत्तर दिशा की ओर कूच करें ना। भाई, यह आज्ञा हमारी बेटी चंद्र कुमारी देगी। सच सेनापति जी, आप और आपके सैनिक बहुत बहादुर हैं। आज मुझे अपने देश की शक्ति पर गर्व है।
तब हुक्म दीजिए राजकुमारी, हम उत्तर दिशा की ओर कब प्रस्थान करें? कल सुबह मैं तुम्हें उत्तर दिशा में पहले तीर छोड़ूंगी। सेनापति जी, आप सेना के साथ ही रहिएगा। सेनापति प्रसन्न होकर वहाँ से चला गया। उत्तर दिशा में शिकाखंड नामक एक देश था। उस देश का राजा वीरभद्र बहुत ही नेक, बुद्धिमान, बहादुर होने के साथ साथ स्वाभिमानी भी था। राजा वीरभद्र का एक पुत्र था जिसका नाम था ज्ञानेश। वह बहुत पराक्रमी, बुद्धिमान, नेक दिल युवक था। जितना राजा अपने बेटे से प्यार करता था उससे ज़्यादा युवराज अपने युवराज को चाहता था प्रजा से। राजकुमार ज्ञानेश शिकार खेलने का बड़ा शौक था। जब उसे शिकाखंड पर भाग्य कहिए या दुर्भाग्य, राजकुमारी चंद्रमुखी ने जिस दिन तीर उत्तर सुनहरी तीर छोड़ा उसी दिन, पिताजी मैं शिकार के लिए जाना चाहता हूँ, कृपा आज्ञा दीजिए। हाँ हाँ, यदि आज्ञा न भी दूँ तो तुम रुकोगे? पिताजी, जानता हूँ राजकुमार, जानता हूँ, मैं मना नहीं करूँगा तो तुम रुक जाओगे, लेकिन मैं उसके बाद तुम्हारा रूठना और खाना आदि कार्यक्रम में भाग न लेना कौन सा बर्दाश्त करेगा? अरे भाई, तुम्हारी माँ जिंदा होती तो शायद वह सब कुछ सहन भी कर लेती, इसलिए हम तुम्हारी उदासी बिल्कुल नहीं देख सकते, इसलिए हम तुम्हें नहीं रोकेंगे, तुम शिकार खेलने जाओ। आह पापा, आप कितने अच्छे हैं पिताजी। राजा से विदा लेकर राजकुमार बहादुर सैनिकों के साथ शिकार के लिए निकल पड़ा और भयानक जंगल में पहुंचकर उन्होंने बहुत खूंखार जानवरों का शिकार किया। और शिकार खेलते खेलते राजकुमार ज्ञानेश्वर की दृष्टि एक हिरण पर पड़ी। आह, कितना सुंदर हिरण है, इसे मैं जिंदा पकड़ूंगा। राजकुमार ज्ञानेश्वर ने अपना घोड़ा हिरण के पीछे दौड़ा दिया। हिरण का पीछा करते करते वह मगन हो गया कि उसका ध्यान ही न रहा कि सैनिक कब उससे बिछड़ गई। मेरे हाथों बचकर कहाँ जाएगा वह चतुर हिरण? राजकुमार ज्ञानेश को होश तब आया जब उसका दिन ढल चुका और चला कि हिरण झाड़ियों में छुपकर उसकी नज़रों से ओझल हो गया। अरे, मैं हिरण का पीछा करता हुआ कहाँ आ गया? सैनिक कहाँ छूट गए? मुझे वापस लौटना चाहिए। राजकुमार घोड़े को वापस मोड़ा, लेकिन मार्ग तय करते ही सिर दिए अपनी भूल का एहसास हुआ। यदि यह मार्ग नहीं जिससे मैं आया था, लगता है मार्ग भटक गया हूँ। अब इस भीड़ जंगल से निकलूंगा कैसे? फिर रात भी होने वाली है। राजकुमार उसी भीड़ जंगल में निकलने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह सफल नहीं हो सका। अंत में थक हार कर उसने अपना घोड़ा एक पेड़ के बांध दिया और पेड़ पर चढ़कर सुस्ताने लगा। थका हारा होने के कारण सुस्ताते कब नींद आ गई उसे होश ही नहीं रहा। सुबह पक्षियों की चरमराहट सुनकर राजकुमार की आंख खुली। नीचे का दृश्य देखकर स्तंभ रह गया। मेरे घोड़े को कौन सा जानवर खा गया? मुझे अभ्यास ही नहीं हुआ। राजकुमार पेड़ से नीचे उतरा। अपने घोड़े को मारे जाने पर बहुत दुख था। अब इस जंगल से निकलना और भी कठिन हो गया है, लेकिन मजबूरी है, पैदल आगे बढ़ना पड़ेगा। कुछ आगे बढ़ने पर उसे भूख लगने लगी और एक फलदार वृक्ष से फल तोड़कर खाए और निकटे बहते सरोवर से मीठा पानी पिया। उसके बाद वह आगे बढ़ने लगा। काफ़ी देर लगातार चलने के बाद उसे एक कानों में भयानक गर्जना पड़ी। अरे, यह तो भयानक जानवर की आवाज़ है या मनुष्य की? राजकुमार आवाज़ की दिशा में चल पड़ा। नहीं, इतनी भयानक आवाज़ कम से कम इंसान की नहीं हो सकती। उधर जिस दिन राजकुमार अपने देश से शिकार खेलने निकला था, उसी दिन राजकुमारी ने का छोड़ा हुआ तीर वीरभद्र के देश में आकर गिरा। ओह, सुनहरी तीर! और वीरभद्र ने तीर छोड़े जाने का अभिप्राय समझ क्रोध से आग उबला उठा। भयानक घाटी के राजा अग्निदेव की इतनी हिम्मत! दूसरों का सुख चैन में शांति भंग करता है, प्रयास कर रहा है, लेकिन हम भी सिर कटा सकते हैं, सामने झुका नहीं सकते। हम युद्ध करेंगे। दूर जाओ, जाकर हमारा निर्णय अपने सेनापति को सुना दो। एक बार फिर सोच लिया महाराज, हमारी फौज आज तक कोई युद्ध नहीं हारा है और तीनों दिशाओं में हमारे देश की विजय की पताका लहरा रही है। इसलिए तुम्हारे देश का झंडा नहीं लहरा पाएगा। और अपने सेनापति से कह दो कल सुवर्ण भूमि में अपनी फौज के साथ हमारे सामने आए। और अगले दिन सुबह देश के मध्य भयानक युद्ध छिड़ा।
उधर राजकुमार ज्ञानेश आवाज़ की दिशा में चलता हुआ जब एक स्थान पर पहुंचा, वहां उसे जो दृश्य दिखाई दिया उसे देखकर वो चक्कर रह गया। हे ईश्वर, यह जानवर है या पहाड़? ऐसा भयानक जानवर मैंने आज तक जीवन में नहीं देखा। ओह, उस वह तो महात्मा को खाने की तैयारी में है। जल्दी ही मुझे इस तक जानवर को मारा, नहीं तो यह खा जाएगा। राजकुमार तलवार संभाली और आगे बढ़ा। उसे ध्यान आया, ओह, यह विशाल जीव, इस तलवार का कोई प्रभाव पड़ेगा, अब क्या करूं? तब वह विशाल काय जानवर साधु को अपने गुफा जैसे मुख में भर लिया। अब तो तीर ही कुछ काम कर सकते हैं। राजकुमार ने झट से धनुष पर तीर चढ़ाया और इससे पहले जानवर साधु को साबुत निगल पाता, वह तीर खुले मुंह में के बीच फंस गया। राजकुमार ने बड़ी फुर्ती के साथ एक के बाद एक कई तीर जानवर के मुंह पर छोड़े। फिर वह जानवर साधु को निगलने की चेष्टा में अपना मुख बंद कर नहीं सका। अब मुझे जानवर के मुख से महात्मा को बाहर निकालना चाहिए। ज्ञानेश्वर ने तीर एक तरफ रखकर हवा में उछाल भरी और हवा में कलाबाजी खाता हुआ वह उस विशाल गुफा रूपी मुंह में प्रवेश हो गया। चूंकि तीरों के कारण जानवर का मुंह बंद नहीं कर सकता था, इसलिए राजकुमार कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। राजकुमार ज्ञानेश्वर ने बिना एक पल गवाए ध्यान मगन साधु को अपनी गोद में उठा लिया और छलांग मारकर वह पुनः धरती पर पहुंचा और साधु यथासत्ता बिठा दिया। राजकुमार ने अपना धनुष बाण उठाकर एक बार फिर उस जानवर पर तीरों की वर्षा कर दी। वह विशालकाय जानवर असहाय होने के कारण राजकुमार का कुछ नहीं बिगाड़ पाया और मुंह से भयानक आवाजें निकालता हुआ पलटकर भागा। शुक्र विपदा टल गई। जानवर नजरों से ओझल होकर जाने के बाद महात्मा के पास पहुंचा। साधु महात्मा उस समय आंखें खोल दी। प्रणाम, जीते रहो वत्स। महाराज, आप नहीं जानते, यदि मैं वक्त पर नहीं पहुंचता, आगे कुछ मत कहने की जरूरत नहीं बेटा, सब कुछ जानता हूँ। मैंने ध्यानमग्न होने के बावजूद तुम्हारी बहादुरी की नेकी देखी। निसंदेह तुम एक नेक इंसान हो, वरना किसी दूसरे की जान बचाने के लिए अपनी जान खतरे में नहीं डालते। वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि मैंने तुम्हारी बहादुरी की नेकी की प्रतीक्षा की जानबूझकर अपना बचाव किया, वरना यदि मैं चाहता तो उस जानवर को देखते ही भस्म कर देता। खैर, तुम मेरी प्रतीक्षा में सफल रहे और अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं अपनी साधना से देवताओं ने जो दुर्लभ वस्तुएं प्राप्त की हैं तुम्हें उपहार में दूंगा। कहकर साधु ने किसी मंत्र का उच्चारण किया और अपने हाथ में कमंडल से चल्लू भर जल लेकर धरती पर पटका और तुरंत विस्फोट हुआ और उसके निकलने वाले धुएं में एक कुंद श्री का अद्भुत घोड़ा प्रकट हुआ। राजकुमार ज्ञानेश्वर ने अद्भुत घोड़े, आज से तुम्हारा आज्ञा का पालन करेगा। यह जल थल वायु पर दौड़ सकता है। तब यह घोड़ा तो सचमुच अद्भुत है। उसके बाद साधु ने अपने झोले में रखे सोने का एक मुकुट निकाला। लो, इसे संभाल लो। इस मुकुट को सिर पर धारण करने से तुम हर प्रकार के अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित हो जाओगे। हर प्रकार का कोई भी अस्त्र तुम्हारे शरीर को छू नहीं पाएगा। वाह! साधु ने फिर अपने झोले में हाथ डाला और 3 रंग के तीर बाण निकाले। लो पुत्र, इन्हें संभाल कर रख लो। ये तीनों बाण पूरी पृथ्वी पर ले ला सकते हैं। इनमें सफ़ेद रंग का बाण पानी का है और इसे छोड़ने पर मूसलाधार बारिश होने लगेगी और कुछ ही घंटों में यह जगह भयंकर बाढ़ ला देगा। और यह लाल रंग का बाण जो सोलो का है, इसे छोड़ते ही धरती पर आग की लपटें निकलने लगेगी और आकाश से अंगारे की वर्षा होने लगेगी। तीसरा बाण वायु का है, इसे छोड़ने से आंधी से भयानक गति से हवा चलेगी जो सबको उड़ा कर ले जाएगी। इसके साथ ये बाणों की विशेषता है कि इसके द्वारा छोड़े जाने पर हितैषी और सगे संबंधियों, मित्रों, परिचितों का कोई हानि नहीं पहुंचाएंगे। बहुत खूब, तब तो निसंदेह ये बाण बहुत चमत्कारी हैं। बेटा, ये तीनों अद्भुत वस्तुएं मैं तुम्हें इसी विश्वास के साथ दे रहा हूँ कि तुम इसका प्रयोग देश सदैव मानव की भलाई के लिए करोगे, इसका कोई दुरुपयोग नहीं करोगे, वरना आगे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। महात्मा, मैं आपको वचन देता हूँ, इन वस्तुओं का उपयोग इच्छानुसार और अपने अच्छे कामों के लिए करूँगा। मुझे तुमसे यही आशा थी। वैसे तुम्हें इन वस्तुओं का
प्रयोग का वक्त पड़ने पर अपना बचाव अपने दुश्मनों का संहार करने के लिए भी कर सकते हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महात्मा। मुझे आज्ञा दीजिए, मेरे घर वापस लौटने पिताजी चिंतित हो रहे होंगे। जाओ, ईश्वर तुम्हारा भला करे। राजकुमार ने मुकुट और बाण साधु से के झोले से रखे और कंधे पर लटका कर एक छलांग में चमत्कारी घोड़े की पीठ पर जा बैठा। अच्छा मुनिवर, मैं प्रणाम। ये चमत्कारी घोड़े, मुझे जल्दी से देश और घर ले चल। घोड़ा तुरंत ही हवा में कुदाले भरा और एक दिशा में दौड़ पड़ा। वाह! और पलक झपककर अपने देश की सीमा पर पहुंचा। लेकिन सीमा पर पहुंचते ही नीचे का दृश्य देखकर दंग रह गया। हे युद्ध! अतः वह पिताजी अत्यंत घायल है। यह हमारे देश पर आक्रमण करने की किसकी हिम्मत हुई? इन शत्रुओं को मजा चखाता हूँ। राजकुमार ने सर्वप्रथम झोले से मुकुट निकालकर अपने सिर पर धारण किया और ऐसा करते ही उसका पूरा शरीर वचित्र तिरंगों में मध्य में सुरक्षित हो गया। और फिर अपने झोले से अग्नि अंगारों वाला बाण निकालकर धनुष पर चढ़ा दिया। पिताजी, आप अपनी फौज को साथ पीछे हट जाइए, अभी दुश्मनों का सफाया कर देता हूँ। ओ बेटे ज्ञानेश्वर, तुम आ गए? सैनिकों, पीछे हट जाओ, जल्दी करो। और राजा वीरभद्र के सैनिक पीछे हटते ही राजकुमार ने अग्निबाण दुश्मनों पर छोड़ दिया। अगले ही क्षण दुश्मनों के आकाश से अंगारे बरसने लगे। हाय मरा! नीचे से आग की लपटें दुश्मनों सैनिकों को घेर लिया। हाय हाय, बचाओ बचाओ! पक्षी पर सवार हो अपने सैनिकों को उस वज्रपात देख क्रोध से आग बबूला हो उठा। सैनिकों, टूट पड़ो उस छोकरे पर, उसके टुकड़े टुकड़े कर दो। पक्षी सवार योद्धाओं ने एक साथ मिलकर राजकुमार पर हमला किया, लेकिन अपनी सुरक्षा किरणों के घेरे में होने के कारण राजकुमार का कुछ न बिगाड़ सके। और फिर राजकुमार ने उन पर आक्रमण किया, अपना कोई बचाव नहीं कर सके। ओह, यह कि अकेले ही कम वक्त ने सारे सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया है। अब तो भागने में भलाई है। और सेनापति भयानक घाटी की ओर भाग खड़ा हुआ। तू अकेला बचकर कहाँ जाएगा वो दिल? मैं पैताल से तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगा। उधर दुश्मनों के मारे जाने पर राजा वीरभद्र अपने सैनिकों पर प्रशंसा से नाच रहे थे। उधर सेनापति भयानक घाटी के में प्रविष्ट हुआ, सीधा राजा अग्निदेव के पास पहुंचा, उसे सारी बात बताई और सुनाई। सारी बात, महाराज, जल्दी ही हम उस लड़के से निपटने का कोई उपाय कीजिए, वरना अकेला ही हमारे पूरे देश को तबाह कर देगा। वह हमारे देश की ओर आ रहा है। सेनापति, आप अपने बाकी सैनिकों के साथ मार्ग रोकने की कोशिश कीजिए। मैं राजकुमारी द्वारा महल के बुर्ज से मोर्चा संभालता हूँ। ठीक है। फिर राजा राजकुमारी के साथ लेकर महल के बुर्ज पर गया। बेटी, वह आ रहा है, शिलाखंड का छोकरा। मैं अभी मजा चखाती हूँ उस गुस्ताख को। उधर राजकुमारी भयानक घाटी में प्रवेश करते ही सेनापति के आदेश पर पक्षी पर सवार सैनिकों ने उस पर आक्रमण कर दिया। सैनिकों, बचकर नहीं जाना चाहिए। हु हा हा! लेकिन राजकुमार का कुछ नहीं बिगड़ा। हाँ, राजकुमार ने एक एक करके मौत के घाट उतार दिया। यहाँ तक कि उसने सेनापति उग्रसेन को भी मौत के घाट उतार दिया। बेटी, नौजवान ने तो सबको मार दिया, परंतु अब यह मेरे अमोघ तीर से नहीं बचेगा। परंतु वह तीर राजकुमार के गिर्द सुरक्षा किरणों से टकरा कर जल उठा। ओह, मेरा अमोघ तीर बेकार गया, अब इसे मारना मुश्किल है। अब क्या होगा बेटी? उधर राजकुमार ने फिर अग्निबाण निकाला और वायुमंडल में छोड़ दिया। तुरंत भयंकर घाटी में अंगारों की वर्षा होने लगी तथा धरती से आग निकलने लगी। इसके साथ ही वहाँ प्रजा में त्राही त्राही मच गई। अपनी प्रजा को विपत्ति में देख राजा चीखे, ए नौजवान, बंद कर यह विशाल नीला, वरना मेरी बेकसूर प्रजा में मौत मारी जाएगी। अरे मूर्ख राजा, अब तुझे अपनी प्रजा की चिंता हो रही है। उस समय तुझे दूसरे देशों की प्रजा की चिंता नहीं थी जब तेरे आदेश पर उन पर आक्रमण हुआ। सुनो राजन, अब मैं तुम्हें और तुम्हारी प्रजा को एक शर्त पर छोड़ सकता हूँ, यदि तुम वचन दो कि भविष्य में तुम किसी देश पर आक्रमण नहीं करोगे। मैं वचन देता हूँ नौजवान, इसी के साथ वचन भी देता हूँ, मैं जितने देश जीते हैं उन्हें आज़ाद कर दूंगा, किसी को अपना गुलाम नहीं बनाऊंगा। शाबाश! राजकुमार ने अपना अग्निबाण वापस
ले लिया और उस फिर पानी वाला बाण छोड़ा। उस बाण के होने वाली वर्षा धरती से निकलने वाली आग बुझ गई और प्रजा राहत की सांस ली। वह बहादुर नौजवान मेरा पति बनने योग्य है। वह पानी का बाण वापस लेकर राजकुमार ज्ञानेश्वर वापस लौट पड़ा। राजा अग्निदेव ने उसकी तलाश की में अपने अग्नि पक्षी पर सैनिक दौड़ाए। सैनिकों, उस नौजवान का पीछा करो, उसके बारे में सब कुछ पता करके लौटना। जब सैनिक अपने वापस लौटकर राजा अग्निदेव को राजकुमार ज्ञानेश्वर की असलियत के बारे में, व्यक्तित्व के बारे में बताया तो उसकी प्रशंसा की सीमा न रही। वह हमारा दामाद हमारे योग्य है, उसी को अपना दामाद बनाएंगे। क्यों बेटी, तुम्हें राजकुमार ज्ञानेश्वर पसंद है? जी पिताजी। हाँ हाँ, मैं समझ गया, तुम्हें वह पसंद है। जल्द ही राजा अग्निदेव स्वयं शिलाखंड के राजा वीरभद्र से मिला और उसके सामने अपनी बेटी के विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसे वीरभद्र ने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। मुझे आपका प्रस्ताव स्वीकार है मित्र, विवाह की तैयारी कीजिए। और एक दिन शुभ मुहूर्त पर राजकुमार ज्ञानेश्वर और राजकुमारी चंद्र कुमारी का विवाह पवित्र बंधन में बंध गए। समाप्त दोस्तों।